नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज बाजार में काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा भरोसा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,300 के ऊपर निफ्टी लगातार बना हुआ है और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार में एक गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद बाजार संभला है और 19,255 का लो लगाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि 19,400 के करीब अब निफ्टी पहुंचता हुआ और अच्छी खासी मजबूती, करीब 0.25% से ज़्यादा की बढ़त 19,392 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो 40 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 10 शेयरों में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार को सहारा कहाँ से मिल रहा है? तो जिन शेयरों में आज मजबूती देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 2.5% से ज़्यादा की बढ़त मेटल इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सेक्टर बाजार को मजबूती दे रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मीडिया शेयरों में अच्छी खरीदारी है, आईटी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और इसके अलावा फार्मा में थोड़ा दबाव है। पीएसयू बैंक में अब अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में थोड़ा सा हमने देखा था कि दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब करीब 2% के आसपास निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स इस समय कामकाज करते हुए। अब यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या अब ये तेज़ी जो है वो सस्टेन करेगी और जो प्रीवियस हाइज थे क्या बाजार उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या अभी एक बाजार एक दायरे में रहेगा? निफ्टी पे इस समय कैसे ट्रेड करना चाहिए, साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में क्या रणनीति हो और सबसे आखिर में 1:45 पे हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट के अंदर। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह जी। गौरांग जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और सबसे पहले तो आपसे बाजार पर ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत लंबा समय हो गया सर कि बाजार एक दायरे में ही घूम रहा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा मूव हमने पिछले 1-2 हफ्ते में देखा है, लेकिन निफ्टी में बहुत सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। अभी ये कंसोलिडेशन का दौर लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या आपको लगता है कि अब बाजार एक तरफ की दिशा अपनी तय करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विपुल, हमारा ये मानना है कि ये आप अगस्त का महीना याद रखते हैं, लेकिन उसके पहले का जो जुलाई का महीना था वो हम क्यों भूल जाते हैं, जहां पर करीबन 1,000 पॉइंट की तेजी हमने निफ्टी पर देखी थी। बिल्कुल। सेंसेक्स पर 3,000 पॉइंट की तेजी देखी थी। अब ऐसी तेजी देखने के बाद, एक सर्वोच्चम स्तर ऊपर बनाने के बाद, अगर कुछ समय तक बाजार एक दायरे में भी रहता है, मुनाफा वसूली भी आती है, तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। और बाजार ने इतिहास है विपुल, अगर आप देखें तो जब कभी भी एक सर्वोच्चम स्तर बना है तो कुछ समय के लिए बाजार एक दायरे में कारोबार करता है। खबरों को लेकर के स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखने जाए, बारिश की किल्लत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी है इस बारी। कच्चे तेल के दाम, रुपए का स्तर डॉलर के मुकाबला, वगैरह वगैरह। लेकिन जो जीडीपी आंकड़े आए हैं वो काफी सकारात्मक आए हैं और महंगाई दर भी जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सर ऊपर की तरफ उठा रही है, वो हमें लग रहा है कि लंबी अवधि में फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। अनुमान ये भी लगा रहा है मौसम विभाग के 2 सितंबर से, यानी कि कल से, थोड़ी बहुत गति मेघराज की पकड़ सकती है, जहां पर जो किल्लत है उसके आंकड़े कम आ सकते हैं। तो एक दायरे में रहेगा विपुल। ये हमने जो बाजार के ऊपर हमारा जो नजरिया है वो पिछले 2-3 हफ्ते से हम लगातार ये बता रहे हैं कि 9,200 9,300 नीचे की तरफ, 9,500 माफ कीजिएगा, 19,200 19,300 नीचे की तरफ, 19,500 19,600 ऊपर की तरफ। और इस एक महीने का जो आप जिक्र कर रहे हैं विपुल, जी। वहां पर मेरे ख्याल से ये 19,300 के नीचे करीबन 19,225 और 50 के बीच में हम कई बार जाकर के आए। कल भी हमने एक निचला स्तर यहीं पर बिल्कुल। छुआ था और आज ऊपर। तो ये दायरा रहेगा थोड़ा समय तक, और मेरे ख्याल से जितना समय इतना यहाँ पर बाजार बिताएगा उतनी ही मजबूत नींव बनेगी, जिसके आधार पर हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे और शायद थोड़े समय बाद एक फिर से नया शिखर बनाएंगे। तो बाजार, गौरांग जी का मानना ये है कि अभी एक दायरे में ही रहेगा और जितना लंबा समय बाजार अपने कंसोलिडेशन में लगाएगा उतनी ही मजबूती के साथ फिर आगे की दिशा बाजार जो है वो तय करेगा। सर, लेकिन जो पिछले दिनों में जो हम देख रहे थे कि निफ्टी में सुस्ती देखने को मिल रही है, तो उसमें हमने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। क्या ये वक्त ऐसे आ गया है कि आपको अब चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर अब फोकस करना चाहिए, वहाँ पर अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं?
मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, खास करके जो छोटे सूचकांक के शेयर है वहां पर, और छोटे दाम के जो शेयर है। लेकिन आपके माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को एक ही सुझाव दूंगा कि आप अगर छोटे या फिर मझौले सूचकांक से जुड़े हुए कंपनियों में निवेश करते हैं तो थोड़ा बहुत अभ्यास करके करिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी निवेश कर देंगे और आपको मालामाल कर देगा वो निवेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको ध्यान रखना चाहिए। और विपुल, जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है तो पहले धराशायी जो होता है वो छोटा और मझौला सूचकांक होता है, और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जो मैंने स्तर बताया निफ्टी का नीचे का 19,200 300, अगर किसी भी समय पर 19,200 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है, मैं बात कर रहा हूं बंद होने की, जी। तो शायद उधर से फिर नीचे की तरफ की शायद दायरे थोड़े बहुत और खुल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा संभल करके निवेश करना बहुत जरूरी होगा। एक बहुत ही अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे छोटे और मझोले शेयर में हम देख चुके, लेकिन अब भी मौका है। अगर आप ध्यान रख करके कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो मौका अब भी है। तो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए सलाह ये है कि कुछ भी ना खरीदें कि चल रहा है तो कुछ भी चल जाएगा। देखें कंपनी के फंडामेंटल्स, देखें ये देखें कि क्या वहाँ पर हाल फिलहाल में कितनी रैली आ चुकी है, क्या वो अपनी तेज़ी एक बार देख चुका है या फिर अभी वहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस आधार पर एक्सपर्ट्स की सलाह से आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे दर्शक जो है अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे सवाल भी आ गए हैं। परशुराम सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि सर जी, वेदांता के 700 शेयर लिए हुए हैं 242 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? सर, पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर मैंने देखा कि वेदांता के ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं और कारण भी जेन्युइन है कि शेयर जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। 235 के आसपास अभी चल रहा है, 242 की इनकी खरीदे तो बहुत ज़्यादा इनको तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। पिछले 1 महीने में करीब 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, पिछले अगर हम पूरे साल की बात करें तो 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, जबकि बाजार नए शिखर भी छू करके आ गया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए हाइज बना रहे हैं। वेदांता में क्या किया जाए सर? तो वेदांता में एक और बेहतर पहलू ये भी था विपुल, अगर मेरी याददाश्त सही है तो डिविडेंड बहुत ही बढ़िया दिया था। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप डिविडेंड कंपोनेंट ध्यान में रखते हैं तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। बहरहाल आते हैं स्टॉक के ऊपर। तो पहले क्या माना जाता था विपुल कि ये एक धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। आज के तारीख में केन इंडिया का जो मर्जर हुआ वो वेदांता के पास, और उसके पश्चात जिस तरीके से एक नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है वेदांता, खबरों को लेकर के भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। हाल ही में सरकार के साथ जो कोर्ट कचहरी में मामला कर रहा था, कोर्ट का निर्णय आया है और कुछ भरपाई करने को बोला है। उसके पहले चिप्स सेमीकंडक्टर बनाने के लेकर के फॉक्सकॉन के साथ जो करार हुआ था वो टूट गया। फिर एक नए पार्टनर को ढूंढने में कोशिश करी है। और जो टिप्पणियां अग्रवाल साहब ने की हैं कारोबार को लेकर के, तो हमारा एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। भले एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पास अवसर बहुत सारे हैं जो भविष्य में बहुत बेहतर तरीके से योगदान देगा। अगर आप फंसे हुए उपले स्तर पर, अगर निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इस स्तर पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ठीक। इस बीच राजेंद्र जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि विपुल जी, मनी नाइन की पूरी टीम को नमस्कार, गौरांग सर को विशेष रूप से नमस्कार। तो नमस्कार सर स्वीकार कर लीजिए, राजेंद्र जी की तरफ से आपको नमस्कार प्रेषित किया जा गया है। इस बीच विनोद कुमार जी का एक प्रश्न है और विनोद जी जानना चाह रहे हैं कोल इंडिया के बारे में, और वो कह रहे हैं कोल इंडिया इन्होंने ले रखे हैं 229 के भाव पर ले रखे हैं, 107 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए? आज हालांकि कोल इंडिया में हम देख रहे थे सुबह अच्छी बढ़ती, अभी भी तेज़ है, 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हालांकि ये शेयर भी थोड़ा एक रेंज में ही, एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है। पिछले अगर हम बात करें 6 महीने की तो 7-8% के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला और पूरे साल में करीब 2-2.5% के आसपास का रिटर्न रहा है। सर, कोल इंडिया को लेकर के क्या आपकी राय है? पीएसयू कंपनीज जो खासतौर से हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी उतनी तेज़ी से नहीं देखने को मिल रही है आजकल, जितनी पहले हम देखा करते थे। हिस्सा बिक्री की खबरें आती थी और तमाम खबरें आती थी। अभी कोल इंडिया पे क्या करना चाहिए सर? 275 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए तो पहले तो बने रहे, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो। और बिल्कुल ये बात भी सही है आपकी, सभी क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में आपको उस तरीके का रुझान नहीं देखने मिलता है जैसे डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में देखने मिला, रेल से जुड़ी हुई कंपनियों से देखने मिला, या फिर
ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको क्षेत्र के आधार पर निवेश करना चाहिए। और हमारा आकलन, मैं अभी अभी वही सोच रहा था विपुल के, हमारा आकलन ये कहता है कि सरकारी कंपनी जो भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, और डिविडेंड पे आउट का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि सरकार को उतना डिविडेंड देना पड़ता है। हमारा आकलन ये कहता है कि डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां, रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां, और पावर जनरेशन यानी कि ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, और उसके साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां आने वाले समय में मेरे ख्याल से काफी लोगों के रडार पर रहेगी, खरीदारी की सूची में रहेगी। और मुझे लग रहा है यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस है कोल इंडिया पर। मेरे ख्याल से एक दिक्कत, या मेरी सोच ये कहती है, क्योंकि सभी ये पूरे विश्व में जितने भी देश हैं विपुल, वो धीरे धीरे करके जीरो कार्बन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने भारत देश को नीचे की तरफ ला करके खड़ा करने के, तो जाहिर है जो इस्तेमाल होता है कोयले का वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां से लाभ मिल सकता है। कोयला जो उत्पादन होता है कोल इंडिया की तरफ से, वहां पर कुछ सालों पहले खामियां पाई गई थी, क्वालिटी जो थी कोल की वो बहुत खराब निकल रही थी, लेकिन अब वो जो अनिश्चितता था वो निकल गया है। तो बने रहे, और 275 के आसपास अगर मुनाफा समेटना है तो समेट सकते हैं। तो 275 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो बातें कही गई गौरांग जी की तरफ से, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए कि अगर पीएसयू में ही निवेश करना है तो आपके पास रक्षा क्षेत्र, रेल क्षेत्र, ये बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां, बिजली वितरण करने वाली कंपनियां, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये आगे चल करके अच्छा रिटर्न आपको दे सकती हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो है नज़रिया अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों को रख सकते हैं। जय रठाठा साहब ने प्रश्न किया है, और इनका प्रश्न भी एक रेलवे कंपनी पर है, रेलटेल के ऊपर। 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 98 रुपये की इनकी खरीद है। रेलवे शेयरों में सर पिछले कुछ दिनों में सभी चले हैं, मतलब एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, सब में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं कि रेलटेल का शेयर 11% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, और इन्होंने लिए हुए हैं 98 रुपये पे। और अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है सर, वो हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर मजबूती 232। तो ये अब सोच लीजिए कि इनके पैसे डबल से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये शेयर अगर रेलटेल की बात करें, हाल फिलहाल में इसको कई सारे ऑर्डर भी मिले हैं। 31% एक महीने में चला है सर, पिछले 6 महीने में डबल हो गया है, 113% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल में 126% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए जिन लोगों ने पैसे नहीं लगाए हैं, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? और जय जी जैसे लोग जिन्होंने 98 पे लेकर के रखा हुआ है, अभी और होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा, बिल्कुल कवरेज नहीं ठीक। है, इसलिए रेल या फिर हम्म, आरबीएनएल या फिर आईआरएफसी जैसी, आईआरएफसी पर हालांकि आईपीओ में सब्सक्राइब की हमारी राय थी जी। लंबी अवधि के लिए। हम्म, तो एक उदाहरण मैं आपको सिर्फ दे देता हूँ, और आपके दर्शकों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हम्म, आज से 3 या 4 साल पहले विपुल, सरकार ने डिफेंस को लेकर के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और डिफेंस एफडीआई खोल दिया गया था। हम्म, उसके फलस्वरूप आज ये वास्तविकता है कि पिछले साल 1.5 साल से डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई ज्यादातर सरकारी कंपनियों ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न खड़ा करके दिया, और आने वाले भविष्य में और खड़ा करेंगे। ये जो बदलाव हुआ था, अब ऐसा ही कुछ बदलाव हम भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनियां, वहां पर देख रहे हैं। आप देख लीजिए, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भारतीय रेल चला सकेगी और उतनी गति पर चला सकेगी। हम्म, हर दिन, हर दूसरे दिन एक नई वंदे भारत ट्रेन का मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन या फिर जमीनी स्तर पर उसका कामकाज शुरू होता है। रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जो पुराने कोचेस थे उनको बदल करके लाइट और कंफर्टेबल कोचेस बनाए जा रहे हैं, और नेटवर्किंग और बढ़ा रही है। दूर दूर तक जहां पर रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर रेल पहुंचाने की बात हो रही है। तो ये जो पूरा परिवर्तन है विपुल, ये इन सब क्षेत्र, चाहे वो फिर रेल टेल हो, जो कि ज्यादातर मेरे ख्याल से सुरक्षा, रेल का जो आवागमन होता है ट्रेनों का, उसमें उससे जुड़ी हुई ये कंपनी है, और यहाँ पर भी आधुनिकीकरण बहुत हो रहा है। तो या चाहे वो रेलटेल हो या फिर आरबीएनएल हो या फिर आईआरएफसी हो या फिर आईआरसीटीसी हो या फिर टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनियां हो या फिर बाकी अन्य कंपनियां जैसे कि केसी इंटरनेशनल जो कि भारतीय रेल के काम करती हैं, या फिर बीएमएल बीएचईएल कंपनी, बीएचईएल जैसी कंपनियां जो कि काम करती, तो ये पूरा जो एक क्या करते हैं हम, एक जो ब्रह्मांड है रेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का,
वो आने वाले समय में इस कारण के आधार पर बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आएंगे, और उस शानदार नतीजे के आधार पर शेयर के दाम और बढ़ सकते हैं। आते इनके निवेश पर तो 2 गुना आप बता रहे हो गया है, और हम शेयर बाजार में इसलिए निवेश करते हैं कि हमें कम से कम साधारण 15-20% का रिटर्न सालाना मिलता हो। और अगर हमारा निवेश अगर हमको 100 गुना या 150 या 200 गुना रिटर्न मिलता है, तो सोच बूझ और समझदारी और बुद्धिमत्ता ये कहती है कि कम से कम थोड़ा बहुत मुनाफा हम समेट लें। तो थोड़ा बहुत मुनाफा आप चाहें तो ले सकते हैं सर, क्योंकि ऐसा ना हो कि कागज़ों पर ही मुनाफा हो रह जाए, बड़ा बड़ा दुख होता है कि आप देखते हैं कि 100%, 200%, अब आपने 98 पे लिया था, अब अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, 237, 240 का भाव मिल रहा है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी कम से कम आपके शेयर फ्री हो जाएंगे। तो एक कंफर्टेबल अपने हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे आए तो आप निकल जाइए, ताकि आपके पास जो ठीक ठाक जो निवेश आपने जिस उद्देश्य के साथ किया था वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। रत्नेश पाल जी हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बढ़िया हैं सर। सर दो हैं, एक हिंदुस्तान कॉपर है सर। जी, किस भाव पे है? 153। 153 पे हिंदुस्तान कॉपर आपने ले रखे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? जी। जी। एनटीपीसी 195 पे सर। 195 पे, ठीक है। क्या नज़रिया क्या है सर आपका? 3 महीने का है सर। 3 महीने के आसपास का नज़रिया है। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर आपने 153 पर लिया है, 164 चल रहा है। नज़रिया सर इनका बहुत लंबा नहीं है। आज हम देख रहे हैं करीब हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी मजबूती भी है, करीब 4% के आसपास की तेज़ी है, तो इनको 10-11 रुपये यहाँ मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? दूसरा, एनटीपीसी के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, और एनटीपीसी के शेयर इन्होंने 195 रुपये के भाव पे ले रखे हैं। हिंदुस्तान कॉपर में पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, करीब 60% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। एनटीपीसी में अगर हम देखें तो एक बार जरा इसका प्राइस अभी करंट देख लेते हैं, क्या हिसाब देखने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी अभी 229 के आसपास चल रहा है, 230 के आसपास। एनटीपीसी में भी आज अच्छी मजबूती है, 4.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी आप ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे थे सर, कैसे देख रहे हैं सर हिंदुस्तान कॉपर और एनटीपीसी, इन दो पे 3 महीने के नज़रिया इनका है? इनका नाम रजनेश पाल है मेरे ख्याल से। रत्नेश पाल जी, हाँ। रत्नेश पाल। तो रत्नेश पाल जी, पहले तो आपके पास अगर समय नहीं है और बहुत ही छोटी अवधि का समय है, तो आपको ऐसे क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जहां पर छोटी अवधि में आपको हलचल मिले और मुनाफा मिले। अब आपने निवेश किया है पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी में, और धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी हिंदुस्तान कॉपर, और दोनों ही क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो समय अनुसार मेरे ख्याल से इनको बहुत समय लगता है, क्योंकि इनके कामकाज ऐसे होते हैं। ऊर्जा उत्पादन करना बहुत सरलता नहीं है, बहुत समय लगता है वहां पर। मेटल सेक्टर पर डिपेंड करता है चीन से क्या खबरें आती वगैरह वगैरह। आते हैं निवेश के ऊपर, तो हिंदुस्तान कॉपर पर कवरेज नहीं है बिल्कुल, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हिंडाल्को एक बेहतर विकल्प लगता है हमें, वो भी लंबी अवधि के लिए, बुनियादी तर्क के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और एनटीपीसी पर तो अभी मैंने जिस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा वितरीकरण को लेकर के बात की है, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो बने रहे, हमारी कवरेज है लंबी अवधि के लिए, खरीदारी की राय है। ठीक, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, और ये कह रहे हैं कि गौरांग सर से जानना ये चाह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में आने वाले 1-1.5 साल में क्या कोई डिप आ सकता है? अब ये सवाल सर, आप डिप किस लिए आना चाह रहे हैं, मतलब खरीदना चाह रहे हैं या फिर क्या, किस लिए पूछ रहे हैं ओवरऑल? लेकिन एक जनरल व्यू आईटी पे सर आपका अवश्य जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या गिरावट खरीदारी का मौका है। जो भी हमने देखा है एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, अब बीच बीच में एक रैली आती है, जैसे आज रिकवरी है आईटी के अंदर। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर आईटी के अंदर? ये जो करेक्शन हमने देखा है, बिल्कुल हमें तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अवसर है। जो भी लोग आईटी क्षेत्र में निवेश करने की सोच रख रहे हैं या फिर निवेश करने का मन बना रहे हैं, पर हम ये भी राय देंगे कि पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए। शुरुआत कीजिए 25, 30, 40%, जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, और जब भी गिरावट आती है तो और जोड़ते जाएं। अब 1-1.5 साल में गिरावट आएगी नहीं आएगी, ये तो मेरे ख्याल से घटनाक्रम पर निर्भर करता है, और हमें लग रहा है कि ज्यादातर जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, सभी कारणों को लेकर के, बजटरी कट्स को लेकर के, डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के, यूएस यूरोप में जिस तरीके से धीमापन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े रिन्यू नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हो रहे हैं और नतीजे इतने बुरे भी नहीं आ रहे बिल्कुल। तो हमें तो, शुरुआत करता हूं मैं दिग्गजों से, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, यहाँ पर खरीदारी की राय है। एलटीआई, माइंट्री, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, ये सभी हमारी खरीदारी की सूची में है। तो मैं जैसे मैंने बताया, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जुड़ते जाए।
जी। चलिए इस बीच चलते हैं जरा मोहित जी के पास। मोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी, मोहित जी नमस्कार नमस्कार। मोहित सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मेरे हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, गौरंग सर को भी नमस्कार। हाँ गौरांग सर सुन तो रहे हैं सर आपको, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं गौरांग सर से? हाँ जी, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 1100 स्टॉक्स हैं ₹8.90 के लिए। तो वोडाफोन आइडिया के इसमें आप जैसे कोई जी किस भाव पे बताया आपने? ₹8.90। ₹8.90। कोई खास वजह रही सर आपको ये शेयर खरीदने के पीछे? नहीं, बस पीछे थोड़ा लगा था कि शायद चल पड़ेगा, तो इसलिए खरीद लिया था। चलिए सर, अब अभी आप खुशनसीब हैं कि प्रॉफिट में हैं, कि आपने काफ़ी नीचे लिया, क्योंकि अभी सर बहुत सारे कंसर्न हैं। ग्राहकों की संख्या घट रही है, फ्यूचर को लेकर के बीच बीच में इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, नहीं पैसे प्रमोटर्स डालेंगे, फिर बाद में फिर चीज़ें टल जाती हैं, फिर नीचे आ जाता है, फिर कुछ निगेटिव खबरें आती हैं, फिर जो है उसके बीच में एक दो खबरें आ जाती हैं। तो बहुत अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ख़ास तौर से जिस तरीके से हम सब्सक्राइबर बेस घटता हुआ देख रहे हैं एयरटेल के मुकाबले या फिर जियो के मुकाबले। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया का? मेरे ख्याल से मेरे जवाब सुन करके मोहित भाई बहुत निराश हो जाएंगे। हमारी तो बिकवाली की राय थी काफी लंबे समय पहले, लक्ष्य आ चुके थे बिकवाली की जो राय दी थी, और हमने वो कवरेज अब निकाल दी है विपुल। हम्म। तो अब देनदारी को लेकर के जिस तरीके से डेट है बहुत बड़ी मात्रा में है। आप अभी जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं मैनेजमेंट का रवैया, वो एक पिक्चर आई थी कभी हाँ कभी ना, उस तरीके का रवैया है। हर महीने जब उपभोक्ताओं के आंकड़े आते हैं तो दो कंपनियों में इजाफे देखते हैं, भारती एयरटेल और जियो में, और एकमात्र कंपनी में गिरावट देखते हैं, वो है वोडाफोन आइडिया। 5G को लेकर के भी मेरे ख्याल से उनकी क्या रणनीति है उस पर मेरे पास तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है, और वो बहुत पीछे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 5G के बारे में अभी लॉन्च की भी बात नहीं हुई, सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर से वर्किंग कैपिटल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूंजी बहुत लगानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, अपग्रेडेशन को लेकर के, वगैरह वगैरह, इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव जिसे हम कहते हैं विपुल, ऐसा ये क्षेत्र है। और भाई अगर आपने सिर्फ दाम देख करके लगाए पैसे, तो जैसे विपुल भाई अभी बता रहे थे कि कुछ मुनाफा हो रहा है आपको, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और आइंदा इस तरीके का सौदा मत कीजिएगा जिंदगी में। तो सर अगर आपको ₹1 मिल रहे हैं, निकल जाइए, कहीं फंस गए आप तो फिर वो पता लगता है कि आम बोलचाल की भाषा में कि कहते हैं कि जो माला बन जाती है फिर वो गले से उतारते नहीं बनती है, कि लोगों को लगता है लॉस में क्या निकलेंगे, अब चल जाएगा अब चल जाएगा, और फिर पता लगता है और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले दर्शक का हमारे साथ बबलू जी जुड़ चुके हैं। बबलू जी नमस्कार। जी, हाँ नमस्कार बबलू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार मुंगेर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से सर? बिहार मुंगेर। अच्छा बिहार से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर हमारी खेती बाड़ी है। बहुत अच्छी बात है सर, अपना काम और ख़ासतौर से खेती बाड़ी, प्रकृति के जितना नज़दीक रहें आप उतना बेहतर है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? पूछना ये चाह रहा था, अडानी ग्रीन सॉल्यूशन पे सर मैंने ये परचेज किया था 930 रुपए के भाव से। हमारे पास 300 शेयर है, लगभग 30,000 रुपए का नुकसान चल रहा है। उसमें होल्ड किया जाए या इसे सर अभी तो क्या ही कहा जाए जो है अदानी समूह के बारे में। जब लगता है कि चीज़ें अब बुरा वक्त चल गया है, फिर कोई खबर आ जाती है, फिर कोई रिपोर्ट आ जाती है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। आपने किस भाव बताया आपने अदानी ग्रीन? 930 की परचेज है हमारी। 930 की? जी तो आपको लॉस कहाँ हो रहा है? 938 का भाव चल रहा है, आप तो प्रॉफिट में है ना अभी। नहीं, 838 की भाव चल रही है। 830 838 की भाव चल रही है ना। अदानी ग्रीन की बात कर रहे हैं ना सर आप? अडानी ग्रीन नहीं सर, अडानी ग्रीन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ग्रीन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी। फिर वेदांता हमारे पास 255 रुपए के 1200 शेयर हैं। अच्छा अच्छा, आप अभी वेदांता के ऊपर सर टिप्पणी आई है गौरांग सर की, तो थोड़ी अगर आप पीछे करके देखेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप इस पर जो है नज़र डाल सकते हैं। अभी आपका अदानी ग्रीन सोल्यूशन के ऊपर जो है पूछ लेते हैं क्या कुछ राय यहाँ पर निकल के आ रही है। सर ओवरऑल अदानी पे आपकी राय, अगर आपकी कवरेज हो तो, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो हमने देखा, उसके बाद से अब एक नई रिपोर्ट आ गई,
अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, सेबी ने क्या कुछ कहा है जानकारी नहीं है, अलग अलग सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। तो क्या करना चाहिए सर अभी अदानी को लेकर के? देखिए, हमने अपने आप को इस समूह की कंपनियों की कवरेज से बहुत दूर रखा हुआ है, पहले भी और आज के तारीख में भी और भविष्य में भी। इसलिए मैं विशेष रूप से किसी एक कंपनी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कॉरपोरेट हाउस, चाहे वो अडानी हो या फिर कोई और हो, जी। जब मामला इतना लंबा खींच जाता है बिल्कुल, और फिर वो मामला अलग अलग एंटिटी में, अलग अलग भागों में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाता है, और सेबी की तरफ से भी जो तहकीकात हुई और जो जांच पड़ताल, जो भी कुछ बातें सामने आई है, उससे अनिश्चितता का वातावरण बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो और ये ऐसा भी नहीं है विपुल के सिर्फ अडानी ग्रुप समूह की कंपनियां लिस्टेड है शेयर बाजार में, बिल्कुल सही और भी बहुत अच्छे कोर्सेज है जहां पर आप जाकर के निवेश कर सकते हैं। और जब कभी भी, मैं ये कहता हूं, ये मैं खाली टिप्पणी कर रहा हूं, खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। जब कभी भी कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है किसी भी कॉर्पोरेट के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत अपने सोच बूझ और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सोच बूझ का इस्तेमाल जो है करना चाहिए, समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। और इशारा क्या है वो आप लोग, हमारे तमाम दर्शक समझ ही गए होंगे कि जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद हो तो वहाँ पर अगर आप बहुत कुशल ट्रेडर नहीं हैं तो दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर मिनट खबरों को ट्रैक करते रहेंगे, कब क्या खबर आ जाए और उसके बाद से कब गिरावट आ जाए, कब तेज़ी आ जाए। तो अनिश्चितता का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। कुंदन कुमार जी ने एक प्रश्न भेजा है, आलोक इंडस्ट्री के ऊपर 500 शेयर इनके पास हैं 20 रुपये 65 पैसे के भाव पर, 3-4 महीने के लिए अपना व्यू बताएं सर। 3-4 महीने के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं सर। आलोक इंडस्ट्रीज़ पे हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले कुछ दिनों में खासतौर से टेक्सटाइल के अंदर अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है सर। और चाहे वो अरविंद लिमिटेड हो, वो आलोक इंडस्ट्रीज़ हो, और बहुत लोगों का ये मानना है कि जो चाइना+1 की जो पॉलिसी है उसके तहत, मतलब जो एक नीति है, बहुत सारे देश जो है वो अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपकी राय क्या है? रिलायंस समूह की भी इसमें यहाँ पर हिस्सेदारी है। पिछले एक महीने में करीब 28-29% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 40% शेयर ने रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए अगर आप ट्रैक करते हो तो सर? अगर कुछ साल पीछे जाकर के इस कंपनी का इतिहास देखेंगे आप विपुल, तो बैलेंस शीट को तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मैं यही बात, क्योंकि ये एक, मेरे ख्याल से एक समय पर BIFR में जाने वाली थी, और बहुत बुरी परिस्थिति थी, जो भी आंकड़े मैंने तब देखे थे। अभी ये सब बातें आ रही हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, तो हम ये कंपनी को कवर नहीं करते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में जी। आलोक को छोड़ करके आपके पास रेमंड्स है, आपके पास सेंचुरी टेक्सटाइल है, केवल किरण क्लोथिंग जैसी कंपनियां हैं, और भी बेहतरीन कंपनियां हैं। तो आप सस्ते वाले में जाएंगे तो उसका मेरे ख्याल से नतीजा भी ऐसा ही सस्ता वाला आएगा। चलिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इस बीच अन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना प्रश्न पूछने के लिए। चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका प्रश्न ले लेते हैं अन्ना का। तो अन्ना का प्रश्न जो है ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और डिस्कस करते हैं गौरांग सर के साथ आखिर में क्या प्रश्न उन्होंने भेजा है। तो अन्ना जी ने इंडिगो पेंट के ऊपर सवाल भेजा है और इन्होंने लिए हुए हैं 1500 के भाव पर 15 शेयर। अभी अगर हम देखें तो इंडिगो का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है, एक सेकंड, 1560 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। और सर आधे % के आसपास की गिरावट है। 15 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। नज़रिया हमें नहीं पता कि कितने महीने का इनका नज़रिया है। पिछले एक महीने तो थोड़ा सुस्त रहा है शेयर, एक रेंज में ही कामकाज किया है, लेकिन हाँ, लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप ट्रैक करते हो तो ओवरऑल पेंट सेक्टर पे या फिर इंडिगो पेंट पे अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो? पेंट सेक्टर पर पहले तो बात कर लेते हैं। तो अगर रियल एस्टेट अच्छा करता है तो पेंट सेक्टर अच्छा करेगा, सैनिटरी वेयर कंपनीज अच्छा करेगी, सेरामिक टाइल्स बनाने वाली कंपनी अच्छी की, पाइप्स बनाने वाली कंपनी अच्छा करेगी, वगैरह वगैरह। पेंट सेक्टर में अच्छा लगता है एशियन पेंट्स, कंसाइन एरोलेक, बर्जर पेंट जैसी कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। और इसके अलावा नया ऑर्डर मार्केट अच्छा है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही बेहतर है। और मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है विपुल, तो इसका जब IPO आया था काफी समय पहले, तो हमने IPO में सब्सक्राइब की राय दी थी। और
एक मजेदार बात ये भी है कि हमारे भारत देश के जो क्रिकेट जगत है और वहां पर जो हमारे एक धुरंधर और मेरे ख्याल से दिग्गज कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी जी। इस कंपनी के एक समय पर ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे। मैंने जो एड्स देखी थी उस पर तो कंपनी अच्छी है, थोड़ा बहुत अभ्यास करके आप निर्णय कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच एक सवाल और लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र जी ने प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि सर मौजूदा भाव पे क्या पिडिलाइट का शेयर 6 महीने के लिए खरीद सकते हैं? पिडिलाइट पे सर अगर आप की राय जानना चाहेंगे, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे निवेश किया जा सकता है? अभी अगर हम देखें तो थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है, हालांकि 6 महीने में सिर्फ ये 7-8% के आसपास का मूव देखने को मिला है पिडिलाइट के अंदर, और पिछले 1 साल में 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या खरीदारी कर सकते हैं? अभी तो 1 साल में तो थोड़ी सी सुस्ती ही देखने को मिली है। खरीदारी निश्चिंत होकर कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए ही नहीं, आप 12-18 महीने का समय दीजिए। और सिर्फ पिडिलाइट ही नहीं विपुल, पूरा केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स जो पूरा क्षेत्र है वो पिछले 6-8 महीने से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब धीरे धीरे गति पकड़ रही है। और जिस तरीके से चाइना +1, यूरोप +1, हमारे यहाँ पर जिस तरीके से क्षमता विस्तार में इन सब कंपनियों में निवेश किया है, नए प्रोडक्ट्स में R&D में निवेश किया है, तो मौका बहुत बड़ा है। लेकिन 3-6 महीने के लिए मैं राय नहीं दूंगा, कम से कम 12 से 18 महीने का आप समय दीजिए। 3-6 महीने नहीं सर, कम से कम 1 साल से 1.5 साल के नज़रिए के साथ निश्चित रूप से आप निवेश कर सकते हैं। और जैसा अभी गौरांग जी कह रहे थे केमिकल सेक्टर के बारे में, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमने देखा काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है केमिकल शेयरों के अंदर, तो बिल्कुल आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम बजिंग स्टॉक्स पे और